हेलो एवरीवन, दिस इज़ निर्भय। आई एम योर टीचर ऑफ इंग्लिश। जैसे कि आप सभी को पता है कि पॉलिटेक्निक लेक्चरर की वैकेंसी निकली हुई है जिसमें इंग्लिश का वेटेज 100 मार्क्स का है। तो उसी की प्रिपरेशन के लिए मैं यहाँ पे हूँ। जो 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम है उसके लिए मैं आपको प्रिपेयर कराऊँगा। जैसे कि आपको पता है लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था 2015 में हुआ था, जिसमें सिलेबस कुछ और था, अब सिलेबस कुछ और है। 2015 में कुछ आई थिंक 150 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम हुआ था। उसमें इंग्लिश का वेटेज शायद कुछ 10 मार्क्स के आसपास था। लेकिन अब जो मेन रोल रह गया है, आप ये कह सकते हैं कि लैंग्वेज का मेन रोल है। हिंदी के भी 100 मार्क्स हैं और इंग्लिश के भी कितने मार्क्स हैं? 100 मार्क्स हैं। हालांकि अगर हम 2015 वाले एग्ज़ाम पेपर को उठा के देखें कि 2015 का जो एग्ज़ाम पेपर था उसमें 10 ही क्वेश्चन थे इंग्लिश के, और उन 10 क्वेश्चन का भी बेस हम लेके चलें कि ये 10 क्वेश्चन कैसे आए थे और उस हिसाब से हम जज करने की कोशिश करें अब वाले हमारे 100 मार्क्स के एग्ज़ाम को, तो आई डोंट थिंक सो कि ये चीज़ रेलिवेंट होगी हमारी डिस्कस करनी। क्यों? क्योंकि 2015 में कंपटीशन का लेवल कुछ और था और अब आप 2024 चल रहा है, 25 में आप एग्ज़ाम देंगे फरवरी में, तो उस टाइम पे एग्ज़ाम का लेवल कुछ और होगा। बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, लगभग 10 साल का चेंज हो गया। तो और इन 10 क्वेश्चन को डिस्कस करने का, ये आप कह सकते हैं इन 10 क्वेश्चन को बेस लेने का मुझे लगता नहीं कोई बहुत ज़्यादा रेलेवेंस रह गया, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी बहुत कम है। एक तो चीज़ ये रही। इसके अलावा जो अभी फ़िलहाल सिलेबस आया मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये देखिएगा, मैं आपके लिए सिलेबस लेके आया हूँ कि क्या आपका सिलेबस है फ़िलहाल 100 मार्क्स का। इसको हम डिस्कस करेंगे और कैसे कैसे हम इस चीज़ को आगे लेके चलेंगे ये भी हम सब डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपकी जो भी ये प्रिपरेशन है ये 100 मार्क्स की, इसकी पूरी ज़िम्मेदारी मैं ले लेता हूँ। इसको कंप्लीट कराने की मेरी ज़िम्मेदारी है। इसके अलावा वो लोग जो डीएलएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम वाले बच्चे हैं वो भी इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। उनके लेवल से जो उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात होगी उससे एक लेवल प्लस होगा। अगर इसको पढ़ के जाएंगे तो मुझे लगता है वहाँ पे कुछ बचने वाली चीज़ बचेगी ही नहीं, है ना। बेस्ट टू बेस्ट हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में अगर मैं बताऊँ तो मुझे लगता है मैंने लगभग 5 साल इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने में ही गुजारे हैं अपने, और इससे ज़्यादा मुझे लगता है इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे उस हिसाब से आप मेरे को जानेंगे धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, कि हाँ ठीक है। और बाकी फ़िलहाल हम अभी सिलेबस डिस्कस करते हैं, बाकी चीज़ें तो आगे देखते हैं कैसे कैसे हम इसको लेके चलेंगे। मैं आज आपको 2 चीज़ें बताऊँगा। एक तो ये कि आपका सिलेबस क्या है, इस सिलेबस को डिस्कस करेंगे, कहाँ से लगभग कितने नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, किस चीज़ को हम बेस मानें, क्योंकि अभी हमारे पास बेस तो कुछ है नहीं कि हम किस एग्ज़ाम को देख के हम इस चीज़ को लेके चलें कि इस एग्ज़ाम को हम देख लें। इसके आधार पर, इसके बेस पे हम लेके चलें कि हाँ, इस सेक्शन से इतने नंबर के क्वेश्चन आएँगे, इस सेक्शन से इतने नंबर के क्वेश्चन आएँगे। ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं आपको आज ये भी बताऊँगा कि मैं किस सीक्वेंस से आपको पढ़ा के चलने वाला हूँ, कि मुझे क्या लगता है कि मैं कौन सी चीज़ को लेके चलूँगा, कौन सा चैप्टर पहले होना चाहिए, कौन सा चैप्टर बाद में होना चाहिए, क्या सीक्वेंस हम फॉलो करेंगे, किस तरीके से हम पढ़ेंगे, सारी बातें आज मैं करने जा रहा हूँ। ये कुछ बेसिक बातें मैंने आपको बताई कि भाई 2015 वाला क्वेश्चन पेपर मुझे लगता नहीं कोई ऐसा खास रिलेवेंस रखता है। इसके अलावा 2013 का मैंने एक एग्ज़ाम पेपर देखा। 2013 में एक क्वेश्चन पेपर मैंने देखा, जेईई का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। तो जेईई का एग्ज़ाम हुआ था 2013 में, उसका मैंने क्वेश्चन पेपर देखा, उसमें 100 मार्क्स की इंग्लिश आई थी। उसको मैंने देखा, उसको मैंने थोड़ा ऑब्जर्व करा कि हाँ मैं इसमें क्या देख सकता हूँ, उससे रिलेटेड डेटा भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब जिम्मेदारियाँ मेरी हैं, टेंशन ना लें आप। तो 2013 में भी जेईई का एग्ज़ाम हुआ था, है ना। उस जेईई के एग्ज़ाम में 100 मार्क्स की इंग्लिश आई थी, ठीक है। इसकी पीडीएफ आप सब लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। इफ़ आपको लगता है कि आपको एक बार देख लेनी चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी है, कोई दिक्कत नहीं आप देखना चाहें तो। लेकिन हाँ, ये 100 मार्क्स की अगर मैं बात करूँ, इस 100 मार्क्स में कैसे कैसे चीज़ें बटी हुई थी, कौन सा जो आपका सेक्शन है उससे कितने नंबर के मार्क्स आए थे, ये सब चीज़ें मैं आपके लिए समराइज़ करके लेके आया हूँ। फिलहाल हम बात कर लेते हैं अभी अपने सिलेबस की। मैं जेईई वाले एग्ज़ाम पे भी आऊँगा, ये सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर पे मेरा बहुत ज़्यादा जोर नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है 2013 में, 2015 में और 2025 में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। तो ज़्यादा क्वेश्चन पेपर पे नहीं, लेकिन वेटेज पे हम फोकस कर सकते हैं कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आए थे। लेवल अपग्रेड हो सकता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन तो मुझे लगता नहीं ज़्यादा वेरी करेंगे। देखिएगा, ये आपका कुछ सिलेबस है जो आपके सामने दे रखा है। इन्होंने यूनिट्स में लगभग 13 चैप्टर दिए हैं आपके सामने, देखो 1 से लेकर 13 तक कुछ इन्होंने चैप्टर्स दिए हैं, ठीक है। मैं इन चैप्टर को थोड़ा थोड़ा आपके सामने बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे पहला चैप्टर है टर्म्स कॉमनली यूज्ड इन ऑफिशियल कम्युनिकेशन। देखो ऑफिशियल कम्युनिकेशन में क्या टर्म्स यूज़ होते हैं। यहाँ पर ऑफिशियल कम्युनिकेशन में टर्म्स का मतलब समझ रहे हो, ये वोकैब भी हो सकती है, ठीक है।
क्योंकि कौन से वर्ड को क्या बोलते हैं, जैसे अफेक्ट और इफेक्ट में फ़र्क है ना। ऑफिशियल कम्युनिकेशन में आपको कौन सा किस जगह पर यूज़ करना है, अफेक्ट और इफेक्ट के डिफरेंस की बात है। ऐसी बहुत छोटे छोटे डिफरेंसेस के लिए उन्होंने टर्म्स कॉमनली यूज इन ऑफिशियल कम्युनिकेशन लिख दिया, जिसमें क्या होगा, आपको 4 ऑप्शन कुछ दे रखे होंगे और वो 4 कंफ्यूजिंग ऑप्शन हैं, देखने में एक जैसे लग रहे हैं, स्पेलिंग में लगभग लगभग सेम है, कुछ 1-2 वर्ड का 1-2 लेटर का फ़र्क है, कुछ इस टाइप के टर्म्स कॉमनली यूज इन ऑफिशियल कम्युनिकेशन उन्होंने दिया है। ठीक है, एज अ फिल इन द ब्लैंक भी आ सकते हैं, एज अ वोकैब भी आ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन की बात है तो देखो ये तो बहुत कॉमन पार्ट होता है, मुझे लगता है बहुत बड़ा सेगमेंट कवर करेगा। 100 में से अगर मैं ज़्यादा नहीं कहता तो मुझे लगता है 5 क्वेश्चन तो कंपलसरी हैं ही हैं। ठीक है, वॉइस आपका पूछा है, आर्टिकल पूछा है, एडजेक्टिव पूछा है, एडवर्ब पूछा है, कंजक्शन, क्वेश्चन टैग। इसके बाद इन्होंने एक ऑप्शन, ये हमारा पॉइंट नंबर 5 दिया है, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। ये भी सेंटेंसेस के टाइप ही हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। बड़ी अच्छी बात है, जनरली एसएससी वगैरह एग्जाम्स में सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपके एग्जाम में दिया है सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स लगभग लगभग सारा का सारा किसके साथ ही पढ़ा दूंगा, कंजक्शन के साथ ही पढ़ा दूंगा। जब मैं कंजक्शन पढ़ाऊंगा तो कंजक्शन में बेसिकली हम सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं। मतलब यहाँ हमें डायरेक्ट आपसे पूछ लिया कि सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, हो सकता है आपसे ट्रांसफॉर्मेशन पूछ ले पेपर में कि सिंपल को कंपाउंड में चेंज करो, कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में चेंज करो। जनरली ये जो चीज़ें होती हैं सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स वाली, ये टीचिंग एग्जाम्स में ही पूछी जाती हैं, आपको बता दूँ। ठीक है, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स वाली चीज़ें जनरली टीचिंग एग्जाम्स में पूछी जाती हैं कि भाई सिंपल को कंपाउंड में चेंज करो, कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में, या फिर वो ऐसे दे देगा कि कौन सा सेंटेंस सिंपल है, कौन सा कंपाउंड है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है। ये चीज़ें जनरली टीचिंग एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। मैं आपको बताऊं, मैं जनरली जब टीचिंग के लिए नहीं भी पढ़ाता हूँ तब भी मैं इसको कंजक्शन में पूरा करा देता हूँ, क्योंकि कंजक्शन जब हम पढ़ रहे होते हैं तो कंजक्शन के जब टाइप पढ़ रहे होते हैं तो वहीं से निकल के आता है कौन सा सेंटेंस सिंपल है, कौन सा कंपाउंड है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है। तो कंजक्शन को थोड़ा डिटेल में पढ़ने तो ये चैप्टर खुद से ही हो जाता है। नंबर 5, करेक्ट यूजेस ऑफ टेंस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, सिनोनियम, एंटोनियम, होमोनियम्स, प्रपोजिशन के बारे में कहा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहा, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस कहा, इडियम्स एंड फ्रेजेस कहा है इन्होंने, कॉम्प्रीहेंशन बताया है। कॉम्प्रीहेंशन में भी इन्होंने टाइप बताया है कि साइंटिफिक और टेक्निकल थीम होगी, कि बेसिकली जो थीम देने के लिए कह रहे हैं साइंटिफिक और टेक्निकल थीम के ऊपर ये बात करने के लिए कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि कॉम्प्रीहेंशन में पूछेंगे क्या, कह रहे हैं कॉम्प्रीहेंशन में वोकेबलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, ग्रामर का आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, और थीम की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि पैसेज की थीम क्या है, या क्लोज टेस्ट है तो उसकी थीम क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है, ये सब चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। इस टाइप की कुछ इन्होंने बातें करी हैं। ये आपका बेसिक सिलेबस जो दिया गया है, टोटल 13 चैप्टर इन्होंने दिए हैं। अब हम इसको कैसे कैसे बांटेंगे वो अलग चीज़ है। अच्छा, मैंने अभी आपसे जेई के एग्ज़ाम की बात करी कि भाई 2013 में, मैंने अभी ऊपर लिखा था, हालांकि मैंने रफ कर दिया, कि 2013 में जेई का एग्ज़ाम भी हुआ था। ये तो मैंने आपको बेसिक सिलेबस आपका डिस्कस कर दिया, जो आपको ऑफिशियल मिला है कि ऑफिशियली आपका ये सिलेबस है। ठीक है, मैं इसको हर एस्पेक्ट से लेके चलूँगा, अपने हिसाब से भी, जो अभी मिला है उसके हिसाब से भी, और जो उस टाइम के सिलेबस है उसके हिसाब से भी। जैसे मैंने कहा 2015 वाले एग्ज़ाम में तो 10 क्वेश्चन थे, उससे तो कुछ जज करा जा नहीं सकता। 2013 का एग्ज़ाम था जेई वाला, ठीक है, जिसमें कितने क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन थे। तो मैं उस क्वेश्चन पेपर को लेके बैठा और मैंने उसके क्वेश्चंस को डिवाइड करा कि कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन दे रखा था। ठीक है, मैं कुछ तुम्हारे सामने रखने की कोशिश करता हूँ कि कौन से किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चन थे। ठीक है, देखो ये तो तुम्हारे सामने आ गया, ये तुम्हारा सिलेबस। मैं 1 मिनट के लिए इसको रफ करता हूँ। जैसे टेंस से लगभग 8 क्वेश्चन थे, हमारा टेंस कहाँ है, करेक्ट यूजेस ऑफ टेंसेस से लगभग 8 क्वेश्चन थे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 5, सोनियम के 5 क्वेश्चन, एनोन के 5 क्वेश्चन। ठीक है, होमोनियम्स के क्वेश्चन जेई के एग्जाम में तो नहीं थे, अब से हम पढ़ लेंगे, आगे हमारे काम आ सकता है। ठीक है, करेक्ट यूज़ ऑफ प्रपोजिशन, प्रपोजिशन की बात करें तो लगभग 4 क्वेश्चन प्रपोजिशन के थे। आप ऐसा मत सोचना कि मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, आप लोगों को अगर लगता है, आप लोग अपना, मैं क्वेश्चन पेपर आपको ग्रुप में डलवा दूंगा पीडीएफ, हालांकि वो बहुत इजी है, मैं डिस्कस भी करता, मेरे दिमाग में ये था मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ, लेकिन दैट क्वेश्चन पेपर इज़ हेल ईजी। आप देखोगे उसको तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ईजी लेवल है, बहुत ज़्यादा ईजी, उससे पेपर बेहतर आएगा, समझ रहे हो। बहुत इतने इतने हल्के एनोनियम सोनियम उन्होंने पूछ रखे हैं, हद से ज़्यादा आसान। तो मुझे लगा नहीं कि उसकी वर्थ है डिस्कस करने की, क्योंकि डिस्कस भी वो चीज़ करी जाए एटलीस्ट जो एग्जाम से रिलेवेंट हो, है ना। उसका लेवल बहुत कम हो गया, मैं केवल नंबर ऑफ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ कि तुम्हारे यहाँ पर सेम सेगमेंट में लगभग किस हिसाब से नंबर ऑफ क्वेश्चंस बटे हैं, है ना। आप लोगों को इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी किस टॉपिक की कितनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, उस हिसाब से आपको चलना है। हालांकि मैंने जब ये चीज़ ऑब्जर्व करी किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन उन्होंने दे रखे हैं 2013 वाले एग्जाम में, और मैंने ये चीज़ जब मिलाने की कोशिश करी एसएससी के एग्ज़ाम से, क्योंकि जैसे एसएससी के एग्ज़ाम्स हैं
उसमें 100 क्वेश्चन बड़े इंग्लिश बड़े सेगमेंट जिसमें मतलब इंग्लिश ज़्यादा मार्क्स की आती है, ऐसे सेगमेंट्स काफ़ी है, काफ़ी एग्जाम्स हैं। जैसे स्टेनोग्राफर में 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। स्टेनोग्राफर के अलावा 200 क्वेश्चन भी आपके पास होते हैं, किसमें 200 क्वेश्चन आपके पास होते हैं हमारा ये सीपीओ में। सीपीओ के मेंस में 200 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के, स्टेनोग्राफर में 100 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं। तो बहुत बड़े बड़े सेगमेंट्स। अब स्टेनो के लिए खास करके मैं बताता हूँ, मेरे मतलब मुझे लगता है बहुत से स्टूडेंट ऐसे पढ़ाए हुए हैं जो अभी भी जॉब कर रहे हैं दिल्ली में। स्टेनोग्राफर कई बच्चे लग चुके हैं स्टेनोग्राफर के, स्पेशली मैंने पीछे भी बैचेस भी पढ़ाए हैं। तो वो चीज़ मैं देख रहा हूँ, उस हिसाब से मैंने देखा कि लगभग सेगमेंट बराबर है, चीज़ें उन्होंने लगभग बराबर बांटी हुई हैं। तो इसलिए मैं डिस्कस भी कर ले रहा हूँ आपके साथ। देखो एक चीज़ ये है, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा हम मतलब चैप्टर क्लास में ये कह सकते हैं कि चैप्टर डेमो के अलावा हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, जब तक आपको ये नहीं पता होगा ना आपको पढ़ना क्या है, किस चीज़ की कितनी इंपॉर्टेंस है, तब तक पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। कोई भी चैप्टर तुम ऐसा लेके बैठ गए जिसकी बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं भी है और तुम उसको बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो, आपको चैप्टर के हिसाब से आपको वेटेज भी समझ में आना चाहिए, किस चैप्टर की कितनी वेटेज है, किस चैप्टर को किस लेवल तक पढ़ना है। ये सब चीज़ें आपको पहले पता होंगी तो मुझे लगता है बेहतर प्रिपेयर हो पाएंगे सिलेबस के लिए अपने। मेहनत तो हम करेंगे, टेंशन ना लो उसकी, तो ठीक है। अगर ईडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करूँ, 5 नंबर के ईडियम्स एंड फ्रेजेस से। कॉम्प्रीहेंशन की बात करूँ तो इन्होंने क्लोज टेस्ट नहीं दिए थे जेई वाले एग्जाम में, इन्होंने केवल दिया था पैसेज, ठीक है। केवल पैसेज था और दो पैसेज थे, एक 8 नंबर का था, एक 12 नंबर का था। टोटल लगभग 20 नंबर के इन्होंने पैसेज दे दिए, ठीक है साहब। लगभग 20 नंबर के पैसेज इन्होंने दे दिए। मेरे हिसाब से जब अब की बार एग्जाम होगा आपका तो उसमें पैसेज के साथ साथ क्लोज टेस्ट भी होगा, क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि केवल पैसेज आए। अगर कॉम्प्रीहेंशन कहा गया है तो इट मीन्स कि पैसेज भी आएगा और क्लोज टेस्ट भी आएगा, ये दोनों चीज़ें हैं। पैसेज क्लोज टेस्ट आएगा कैसा, ये तो मैंने डिस्कस कर लिया अभी थोड़ी देर पहले कि भाई टॉपिक हमारा साइंटिफिक या टेक्निकल थीम होगा। उसके अलावा हमने फैमिलियरिटी विद वोकेबलरी, ये तो कॉमन सी चीज़ है कि वोकेबलरी आपको आनी चाहिए, ग्रामर आपको आनी चाहिए, उसके अलावा बेसिक थीम की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ये तो हमने पैसेज के साथ देख ही लिया। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, मतलब इसको एज अलग से टॉपिक नहीं ले सकते करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस को। एक बेसिक है कि किसी भी सेंटेंस को आप करेक्शन ऑफ सेंटेंस में लेके चल सकते हैं ऐसे तो, ठीक है। सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के उसमें सेंटेंस नहीं थे, अब हो सकता है आ जाए आपके सामने। आर्टिकल के 5 क्वेश्चन थे यार, है ना। हालांकि इतना ज़्यादा वेटेज रखता नहीं है, लेकिन 5 क्वेश्चन थे तो हम ये मान सकते हैं कि हम बेहतर से पढ़ेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 5 क्वेश्चन थे, एक्टिव पैसिव के 5 क्वेश्चन थे। उसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि कंजक्शन से क्वेश्चन थे हमारे, लगभग 6 क्वेश्चन कंजक्शन से, सीधे सीधे बड़े कॉमन क्वेश्चन। एडजेक्टिव एडवर्ब से मिलाकर भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चन थे, ठीक है। क्वेश्चन टैग से कोई मुझे लगता नहीं मेरे नज़र में कोई क्वेश्चन था सीधा सीधा, है ना। आर्टिकल के 5 ये हो गए बस, मुझे लगता नहीं। इसके अलावा हाँ, ये तो इसके अलावा ये हो गए कि इतना हमने इसमें दे रखा है। उसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स थे उसमें, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आपने टॉपिक पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं होगा तो लेकिन नाम तो सुना होगा, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से लगभग 3 क्वेश्चन थे। हालांकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो एक मिक्स टाइप का टॉपिक है, जिसमें मतलब नाउन के क्वेश्चन को भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कह सकते हो, प्रोनाउन के क्वेश्चन को भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कह सकते हो। मॉडल से लगभग 2 क्वेश्चन थे, 1 से 2 क्वेश्चन। स्पेलिंग के क्वेश्चंस थे, स्पेलिंग्स के क्वेश्चंस थे, 5 क्वेश्चन स्पेलिंग्स के थे। उसके अलावा PQRS थे 5 नंबर के, पैराजम्बल्स आप जिसको बोलते हैं, 5 नंबर के PQRS थे। अब जैसे देखो यहाँ पे इन्होंने केवल कॉम्प्रीहेंशन लिखा है, इस कॉम्प्रीहेंशन का मतलब है कि ये PQRS भी कॉम्प्रीहेंशन में ही आ सकता है आपका, ठीक है। नहीं पैराजम्बल्स आए हैं, हो सकता है कि इसको भी आप वो कॉम्प्रीहेंशन में ही डाल के दे दे, कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंसेस के ऊपर क्वेश्चन था, कंडीशनल सेंटेंस पे एक ही क्वेश्चन था, एक। अब कंडीशनल सेंटेंसेस जो है हम पढ़ेंगे टेंस के साथ ही, कंडीशनल सेंटेंस हम टेंस के साथ पढ़ लेंगे। तो मैंने जब जेई का एग्ज़ाम देखा तो मैंने इतनी चीज़ें पाई कि लगभग उसी लेवल का एग्ज़ाम है, वही एग्ज़ाम है, 100 मार्क्स हैं। तो मैंने ये चीज़ें कुछ सोची समझी कि हाँ ये इस हिसाब से उन्होंने दे रखा है। इसको जज करने के बाद फिर मैंने अपना सिलेबस बनाया कि भाई मैं आपको किस तरीके से चीज़ें आगे लेके चलूँगा। अगर उस बारे में डिस्कस करें तो अब हम अपनी बात करते हैं कि हम क्या पढ़ेंगे, जितना हमने ऑब्जर्व करा है, सबको ऑब्जर्व करने के बाद हमारी क्या तैयारी है, ठीक है भाई। देखो मैं अपना पैटर्न आपको बता देता हूँ कि मैं किस तरीके से चलूँगा, ठीक है। मैं देखो एक बात बताता हूँ आपको, कभी भी आप इंग्लिश पढ़ना शुरू कर रहे हो, पढ़ने को तो किसी भी चैप्टर से शुरू कर लो, वो आपकी इच्छा होती है कि जो आपको चैप्टर स्टार्ट करना है उस चैप्टर से स्टार्ट कर लो, कहीं से भी कर लो, कर सकते हो।
अंडरस्टैंडिंग की बात है, डिपेंड करता है कि बच्चा कैसा है सामने वाला। लेकिन जनरली अगर आपको बेसिक समझना होता है, किसी भी चीज़ का बेसिक तैयार करना है, किसी भी चीज़ को आप ये लेके चलोगे बिल्कुल समझ के चलना है प्रॉपर, तो टेंस और वर्ब 2 ही चैप्टर हैं हमारे पास जो शुरुआत में करने के होते हैं, समझ रहे हो। पहला चैप्टर टेंस और दूसरा चैप्टर हमारा वर्ब। इसको आगे पीछे कर सकते हो, पहले टेंस कर लो, बाद में टेंस कर लो, पहले वर्ब कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ मैं और भी आपको बताऊँ, देखो टेंस और वर्ब की अगर आप बात करें तो टेंस और वर्ब 2 ऐसे चैप्टर्स हैं जिनका बेसिक्स आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। आप ये समझ के चलिएगा टेंस और वर्ब जो है वो नींव है पूरी इंग्लिश की। आपका टेंस और वर्ब सुधर गया तो समझ लो आपकी 70% इंग्लिश सुधर चुकी है। ग्रामर में तो आपकी पकड़ अच्छी हो जाएगी अगर आपकी टेंस और वर्ब में पकड़ अच्छी हो गई, मैं आपको जेन्युइनली बताता हूँ। टेंस और वर्ब को करने के बाद तीसरा चैप्टर आपका वॉइस बनता है, ठीक है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। और चौथा चैप्टर आपका बनता है नरेशन, ठीक है। तो वॉइस और नरेशन आपके चैप्टर बनते हैं। वॉइस और नरेशन में टेंस और वर्ब के बाद इसलिए कराता हूँ क्योंकि टेंस और वर्ब बेसिकली इसमें ना, जैसे आपको वॉइस चेंज करना है, नरेशन चेंज करना है, तो इसमें जनरली वर्ब को चेंज करने का, सब्जेक्ट को चेंज करने का, प्रोनाउन को चेंज करने का, ये सब चीज़ें ही चलती रहती हैं। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा, प्रोनाउन चेंज होगा। ये जितने भी टर्म्स हैं ये सारे के सारे किस पर बेस्ड हैं, टेंस और वर्ब पे बेस्ड हैं। इसलिए मेरा हमेशा ये रहता है कि मैं टेंस और वर्ब के बाद ही हमेशा वॉइस और नरेशन कराऊँ, ये मेरा बेसिक है, ठीक है। कि भाई मेरे ये 4 चैप्टर पहले चलेंगे। ये 4 चैप्टर हो जाने के बाद सबसे पहले टेंस, वर्ब, वॉइस और नरेशन हो जाने के बाद फिर हम आते हैं फिगर ऑफ स्पीच पे। फिगर ऑफ स्पीच बोल रहा हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है भाई, पार्ट्स ऑफ स्पीच की हम बात करें तो हमारे पास नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है, होता तो इंटरजेक्शन भी है लेकिन चैप्टर के रूप में नहीं पढ़ेंगे आप। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। वर्ब आपकी ऊपर आ ही चुकी है, ठीक है। और एक होता है इंटरजेक्शन। देखो इंटरजेक्शन कोई चैप्टर नहीं है ना, आपसे मैं कहूँ कि इंटरजेक्शन में तो मैं पढ़ा दूँ, इंटरजेक्शन कोई खास चैप्टर नहीं है। आप एक्टिव पैसिव में ही पढ़ते पढ़ते वहाँ पे, या डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में पढ़ते पढ़ते आप देख लेंगे। इंटरजेक्शन इज़ एन सडन इमोशन, कि भाई इंटरजेक्शन इज़ अ सडन इमोशन। उसमें जैसे आपने कोई चीज़ को देख के आप एकदम आश्चर्यचकित हो गए, अचंभित हो गए हैं, आपका कोई सडन इमोशन निकला एकदम से, तो उसके लिए आप उसको बेसिकली आप इंटरजेक्शन बोल सकते हैं। और इंटरजेक्शन जनरली थोड़ा बहुत आप कह सकते हो इसका एक्टिव पैसिव में काम आ सकता है, नरेशन में काम आ सकता है। वैसे आपको स्पेसिफिकली कुछ चैप्टर में ऐसा पढ़ने के लिए मिलेगा नहीं, तो इट्स नॉट, मतलब सिलेबस आप पे नहीं कह सकते कि बहुत कुछ में पढ़ने का है, नहीं है। वर्ब की बात करूँ, वर्ब में ऊपर दिखा चुका हूँ आपको कि मैं सबसे पहले टेंस और वर्ब में से कोई एक चैप्टर कराऊंगा, ठीक है। तो ये अगर मैं 2 चीज़ें हटा दूँ तो मेरे पास फिर पढ़ने के लिए नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन और प्रपोजिशन बचता है। ये मेरे पास कुछ चैप्टर पढ़ने के लिए हैं कि भाई सीक्वेंस इनका लगभग यही रहेगा, एक आधा आगे पीछे हो जाए वो बात अलग है कि भाई वैसे जनरली यही रहेगा, नाउन, प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, फिर एडवर्ब, फिर कंजक्शन, फिर प्रपोजिशन, ये हम पढ़ेंगे। और लास्ट में फिर इसके अलावा हम आर्टिकल देख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक चैप्टर और हमारा बनता है, समझे। आर्टिकल के अलावा एक चैप्टर हमारा ही बनता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच वाली बात तो इतनी हो गई। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद मैंने आपको आर्टिकल बोल दिया। आर्टिकल के बाद मैं आपको बोल देता हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हालांकि मैं इसको शुरू में ही कराऊंगा, मैं आपको बता दूँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को शुरू में ही मैं कराऊंगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैं शुरू में ही कराऊंगा, ज़्यादा देर नहीं लगेगी, मतलब स्टार्टिंग में ही करा दूंगा क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक इजी टॉपिक है और मुझे लगता है इससे क्वेश्चन भी काफ़ी बनते हैं, आसान भी है। अगर देखो एग्जामिनर को जनरली इजी क्वेश्चन देना है, सब्जेक्ट एग्रीमेंट से आ जाएगा। कुछ वही बेसिक से रूल्स हैं जो हर चैप्टर में आते हैं। हर एक चैप्टर का बेसिक निकाल लो तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको आके मिल जाएगा। ये कुछ चैप्टर हमारे हो गए। इसके अलावा मैं वोकैब की बात कर लेता हूँ। सेक्शन तो हमारे पास वोकैब भी है, और वोकैब में अच्छी बात यह है कि आपको सारी चीज़ें दी हैं, हालांकि उसने अलग से मेंशन नहीं करा है स्पेलिंग्स के लिए, ठीक है नहीं।
तो आपको ईडियम्स एंड फ्रेजेस मिलेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस मिलेंगे, ठीक है नहीं, सोनियम्स मिलेंगे और एंडोनियम्स मिलेंगे। ये 4 चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। मेरा अगर सही अंदाज़ा कहता है तो मैं आपको बता दूँ 5-5 नंबर का हर एक का सेक्शन है। 5 ईडियम्स एंड फ्रेजेस मिल जाएंगे, 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिल जाएंगे, 5 सोनियम मिल जाएंगे आपको, 5 एंटोनियम मिल जाएंगे। यही सेक्शन रहेगा लगभग आप मान के चलो। वोकैबलरी का अगर कॉमनली सेक्शन लेके चलूँ तो 20 मार्क्स की आपकी ये वाली वोकैबलरी होने वाली है, क्योंकि उन्होंने क्लियरली साफ साफ मेंशन करा है। स्पेलिंग्स की बात रही, ज़रूरत पड़ेगी, मतलब हम पढ़ लेंगे, लेकिन उन्होंने मेंशन तो नहीं करा है अलग से कहीं स्पेलिंग्स, मुझे लगता है। और फिर भी हम एक बार ये है कि कुछ ऐसा चीज़ें हैं, कुछ रूल्स हैं जो स्पेलिंग्स के हमारे काम आ सकते हैं, वो पढ़ लेंगे केवल और केवल, और बाकी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। इसके अलावा हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन है भाई। अब देखो कॉम्प्रिहेंशन की बात कर लेते हैं। जैसे आपने जेई वाले एग्ज़ाम में देखा, मैंने अभी आपको बताया कि जेई वाले एग्ज़ाम में जनरली क्या है कि 20 नंबर का उन्होंने पैसेज दे रखा है। तो मैं ये मान सकता हूँ कि कॉम्प्रिहेंशन 20 से 25 नंबर का आएगा। वो पुरानी बात हो गई है ना, 20 से 25 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंशन आएगा। देखो मैं बता देता हूँ, जैसे एसएससी में स्टेनोग्राफर में 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, अंदाज़ा तो वहीं से लगाओगे ना। 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है तो उसमें 30 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन होता है ना, पैसेज और क्लोज से 30 नंबर के होते हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ भी, है ना, क्योंकि वहाँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सेक्शन नहीं होता जनरली, और स्पेलिंग्स का भी नहीं होता। तो मैं मान के चल रहा हूँ 20 से 25 नंबर का हमारा कॉम्प्रिहेंशन आराम से बनेगा। और 20 से 25 नंबर में हमारे पास क्या होगा, पैसेज होगा और क्लोज टेस्ट होगा। PQRS भी हो सकता है भाई, ये सब चीज़ें भी ऐड हो सकती हैं। हो सकता है PQRS इसके अलग से ऐड हो जाए, पैराजम्बल्स हमारे अलग से ऐड हो जाएँ, वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये कुछ मेरा सिलेबस है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, और मुझे लगता है कि तुम्हारे दोनों लोगों के काम में आएगा। DLED वाले हमारे इंटरेस्ट वाले जो बच्चे हैं उनके काम में आएगा, और हमारा लेक्चरर वाले बच्चे जो हैं उनके लिए तो है ही है। मैं आपको बताता हूँ कि हर चैप्टर कराने के बाद मैं आपको शीट्स दूंगा, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं खुद से भी कराऊंगा, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको घर से करने के लिए दूंगा। मैं पर्सनली आपसे कनेक्टेड रहूँगा आपके डाउट्स के लिए, मैं इतना कह सकता हूँ। मतलब इफ़ आई एम गोइंग टू टीच यू, उसका मतलब ये है कि ऐसे मान के चलो कि मैं प्रॉपर जिम्मेदारी लूँगा अपने एंड से, मैं जितना कर सकता हूँ, हाँ मैं पूरी मेहनत करूँगा। आप लोगों का भी ये है कि मतलब आपको अपने एंड से भी करनी पड़ेगी, केवल मेरे मेहनत करने से काम चलेगा नहीं, क्योंकि मैंने जो करना था कर लिया है लाइफ में। अब आपकी जिम्मेदारी है करने की कि आप बेहतर करें, ठीक है। तो मेहनत आपको अपने एंड से पूरी करनी है, मैं अपने एंड से कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, इस बात के लिए मैं पक्का कह रहा हूँ कि भाई मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपने एंड से कोई कमी आपके सामने नहीं छोड़ूंगा। बहुत बेहतर से हम स्टार्ट करेंगे। मेरे साथ एक चीज़ मैं आपको बता के चलता हूँ कि मेरे साथ आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखो मेहनत इन द सेंस मैं आपसे ये कहता हूँ कि मैं केवल ऊपर ऊपर से लेके नहीं चलूँगा कि मैंने आपको ऐसे करा दिया कि बिल्कुल हवा में सिलेबस लेके चला हूँ। मैं हर एक चीज़ का आपको रीज़न दूंगा। इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं, ग्रामर हम पढ़ रहे हैं, तो ग्रामर में हर चीज़ का रीज़न होता है। हमारे पास रीज़न है काफ़ी चीज़ों के कि भाई इस ऐसा है तो क्यों है, ये है तो क्यों है, हर एक चीज़ का रीज़न होता है। और आप रीज़न लेके चलोगे तो आपको जनरली मज़ा आएगा कि हाँ ठीक है, आपके पास हर बात के पीछे का रीज़न है। रीज़न होगा तभी वो चीज़ आपके दिमाग में परमानेंट बैठ भी पाएगी। आज तो हमारा केवल मतलब अभी तो फ़िलहाल हमारा ये सिलेबस डिस्कशन का था कि मैंने आपसे बताया कि मैं किस चीज़ को कैसे कैसे डिस्कस करूँगा। ये सब चीज़ें मैंने आपके सामने डिस्कस करी। मेरा सीक्वेंस आपको मुझे लगता है अब ध्यान नहीं रहेगा कि मैं ये सब चीज़ें लेके चलूँगा। इसका मतलब हम सबसे पहले 2 चैप्टर में से कोई भी एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगली क्लास या तो टेंस की कर लेंगे या बर्फ़ की कर लेंगे, कोई एक क्लास हम स्टार्ट करेंगे, उसी चैप्टर को आगे लेके चलेंगे। पहले 4 चैप्टर हमारे यही होंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मुझे लगता है मैंने बहुत कर लिया है सिलेबस के बारे में बातें, और अगर आप लोगों को चीज़ें समझ में आई हैं तो मुझे लगता है बेहतर है। कोई भी आपका फीडबैक है या कुछ भी ऐसा है तो आप मुझे बिल्कुल दीजिएगा। आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं, मुझे लगता है। बाकी आप हम मिलते हैं वर्ब की क्लास में, है ना। वर्ब हम स्टार्ट करेंगे। ये मेरा सिलेबस डिस्कशन था। मुझे लगता है आपको कुछ तो क्लियरिटी हुई ही होगी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है सिलेबस में, कितनी पढ़ाई करनी है, क्या करना है। मुझे लगता है काफ़ी क्लियरिटी मैं आपको दे पाया हूँगा। बाकी चीज़ें हम आगे करते हैं। पहला अब हम इसके बाद हम क्लास में मिलेंगे किसकी, वर्ब की, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, फिलहाल के लिए सभी को टाटा बाय बाय।